Hello dear viewers, Chapter 7 Equilibrium, question number 1. A liquid is in equilibrium with its vapors in a sealed container at a fixed temperature. तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक लिक्विड इक्विलिब्रियम में है अपने वेपर्स के साथ एक सील्ड कंटेनर में। तो इसको समझते हैं। ये मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। और इस लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, तो ये इसके वेपर्स हो गए। और लिक्विड अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है कि अब नए वेपर्स नहीं बनेंगे, जितने वेपर्स बनेंगे उतने वापस कंडेंस भी हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमें पता है जितना प्रोसेस फॉरवर्ड जाता है उतना ही बैकवर्ड भी आ जाता है। तो अभी इक्विलिब्रियम में सब कुछ है। आगे क्या कहा गया है हमें कि द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो एकदम से बढ़ा दिया जाता है। तो अब जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। देखिए वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, लिक्विड तो जितना था उतना ही रहेगा। तो लिक्विड हमारे पास ये रहा, और वेपर्स ये रहे। तो वेपर्स को यहां पे हम काउंट कर लेते हैं। वेपर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 समझने के लिए। तो ये मैं 8 वेपर्स बना रहा हूं यहां पे। वैसे 8 नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, वो तो हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो पार्ट 1 में पूछा गया व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए, पहले वाली कंडीशन में वेपर्स बहुत पास पास हैं, तो ये जब प्रेशर लगाएंगे वॉल्स पर, ये ज्यादा लगा पाएंगे क्योंकि बहुत पास पास में है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से देखो ये बहुत खुले डुले हो गए। तो अब जो है इनका वेपर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पार्ट के आंसर में हमें क्या लिखना है कि इनिशियल इफेक्ट, जैसे ही हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया अपने कंटेनर का, वॉल्यूम इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर पर क्या चेंज होने वाला है। तो जैसे ही हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो आप समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। इसका रीजन अगर आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, बिकॉज नाउ वेपर्स आर स्प्रेड ओवर लार्जर स्पेस। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ डू द रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। इनिशियली यानी कि जैसे हमने अपने कंटेनर का वॉल्यूम चेंज किया, चेंज कैसे किया, इंक्रीज किया, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं इवेपोरेशन की। देखिए बहुत सारा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है, तो अब क्या होगा, बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है तो नए वेपर्स बनेंगे। तो वाटर के नए वेपर्स बनेंगे। नए वेपर्स के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं। तो पुराने वेपर्स जो थे वो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से शो किए हैं। अब नए वेपर्स बनेंगे। क्यों नए बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब स्पेस अवेलेबल है तो नए वेपर्स बन जाएंगे। और जैसे वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज करते ही फटाफट से नए वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नए वेपर्स
पहले के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी बनेंगी। रीजन, वॉल्यूम इंक्रीज किया है हमने, वोटर जितना था उतने का उतना ही है। तो इनिशियली rate of evaporation increases because now more space is available। अब बात करते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि वेपर्स कंडेंस होकर वापस लिक्विड बन जाएंगे। पुराना वाला जो केस था जिसमें हमारा कंटेनर छोटा था, तब आप देख सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में, मान लेते हैं ये वॉल्यूम जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इतना सा, ये वॉल्यूम यूनिट है। तो पहले वाले केस में यूनिट वॉल्यूम में आपको ये 3 वेपर्स नजर आ रहे होंगे, ये ब्लू वाले। लेकिन अब मैं जब यूनिट वॉल्यूम बनाऊंगा तो उस यूनिट वॉल्यूम में जो मैं ये येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझने के लिए मान लेते हैं ये यूनिट वॉल्यूम। तो पहले यूनिट वॉल्यूम में 3 वेपर्स और बाद में सिर्फ 1 वेपर, यानी कि पहले पर यूनिट वॉल्यूम एक वॉल्यूम में ज्यादा वेपर्स थे और अब कम है। जब वेपर्स ही कम होंगे, दूर दूर होंगे, यूनिट वॉल्यूम में कम वेपर्स आ रहे हैं, तो कंडेंस क्या होगा, कम कंडेंसेशन होगी ना। कंडेंसेशन का मतलब क्या, जितने वेपर्स पास पास रहेंगे फटाफट मिलकर लिक्विड बना लेंगे। लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से हमने देखा कि एक वॉल्यूम में अब उतने वेपर्स अवेलेबल नहीं है, जिससे कंडेंसेशन उतनी फास्ट नहीं होगी। तो आंसर में क्या लिखा जाएगा, द रेट ऑफ कंडेंसेशन decreases because per unit volume because number of vapors per unit volume decreases। Last part, what happens when equilibrium is restored finally। तो जैसे हमने कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज किया तो हमें पता है कि ये सब चेंजेस देखने को मिले, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कुछ नए वेपर्स बनेंगे जो कि मैंने बनाए हैं रेड कलर से। तो ये नए वेपर्स बनेंगे और फिर एक टाइम आएगा कि अब नए वेपर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि जितने वेपर्स बनेंगे उतने वापस कंडेंस भी हो जाएंगे। इसलिए अब क्या होने वाला है, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हमें पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमें कहा गया जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या होगा, तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा
तो हमें वेपर प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा ना वेपर प्रेशर घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो जितना प्रोसेस फॉरवर्ड जाता है उतना ही बैकवर्ड जाता है, जिसकी वजह से कुछ चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड, जब इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा तो क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं जैसे इक्विलिब्रियम रिस्टोर होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे रिएक्शन की जगह आप प्रोसेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे कोई रिएक्शन तो हो नहीं रही है केमिकल रिएक्शन, तो प्रोसेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं फाइनल वेपर प्रेशर की, कि बाद में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम है, पता है कि जैसे इक्विलिब्रियम आएगा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो फाइनली वेपर प्रेशर will become कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट तो हो जाएगा, जितना वेपर प्रेशर पहले था ना छोटे वाले कंटेनर में, उतना ही वेपर प्रेशर अब भी होगा। तो विल बिकम कांस्टेंट एंड इक्वल टू इनिशियल वेपर प्रेशर, यानी कि छोटे कंटेनर में जितना वेपर प्रेशर था ना उतना ही वेपर प्रेशर फिर हो जाएगा बाद में भी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। देखिए, जैसे हमने कंटेनर का साइज इंक्रीज किया, स्पेस तो बढ़ा, लेकिन स्पेस के साथ साथ वेपर्स भी बढ़े। तो आप सोच सकते हैं स्पेस भी बढ़ा है, वेपर्स भी बढ़े हैं, तो प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, उतने का उतना ही रहेगा। अगर ऐसा होता कि स्पेस बढ़ता लेकिन वेपर्स नहीं बढ़ते तो प्रेशर में डिक्रीज ऑब्जर्व होता, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर स्पेस बढ़ता, वेपर्स पहले से, जैसे एग्जांपल पहले हमारे पास इतना स्पेस था उसमें 8 वेपर्स थे, हमने स्पेस लगभग डबल से ज्यादा कर दिया है, तो वेपर्स भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हुए हैं, इसलिए वेपर प्रेशर एज इट इज रहेगा जितना कि पहले था। क्यों? क्योंकि स्पेस और वेपर्स दोनों बढ़े हैं। और ये भी हमें पता है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो रीजन ले सकते हैं बिकॉज वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। but not on volume। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते तो क्या होता, और भी बहुत सारे वेपर्स बनते, बहुत ज्यादा वेपर्स बनते एज कंपेयर टू स्पेस। जितना स्पेस हमने बढ़ाया उसके अकॉर्डिंग तो वेपर्स बढ़ेंगे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते तो और भी वेपर्स बढ़ते, और ज्यादा वेपर्स बनते तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का चैप्टर 7 का। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है व्हाट इज केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें केसी निकालना है। एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन आपको नजर नहीं आ रही होगी, रिएक्शन मैं लिख देता हूं अभी। तो रिएक्शन हमारे पास है 2SO इक्विलिब्रियम चैप्टर की एक बात है कि जितनी भी रिएक्शंस दी होती है ना वो बैलेंस्ड दी होती है क्वेश्चन में ही, तो हमें बैलेंस करना नहीं पड़ता, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस्ड हो, आपको एक बार चेक कर लेना है बैलेंस्ड है या नहीं है। तो ये रिएक्शन हमारे को दी हुई थी और इस रिएक्शन का हमें केसी निकालना है। इसके साथ साथ कंसंट्रेशंस गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 गिवन है
0.6 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ O2 गिवन है 0.82 मोलर, और SO3 का कंसंट्रेशन भी हमें गिवन है, और SO3 का कंसंट्रेशन है 1.90 मोलर। हमें इसका Kc निकालना है। तो Kc कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, Kc का एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो रिएक्शन को जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन के बेस पे ही Kc का एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो Kc कैसे लिखेंगे इसका, Kc का एक्सप्रेशन बनेगा Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO3। पहले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट यहां पे SO3 है तो उसका कंसंट्रेशन लिखा जाता है, और जो इसका कोफिशिएंट है ये 2, ये यहां पे आ जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, डिवाइड में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पे, SO2, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही O2 की कंसंट्रेशन, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 पावर में लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाई है ऐसे, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो SO3 की कंसंट्रेशन गिवन है हमें 1.90 मोलर, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय SO2 की कंसंट्रेशन है 0.6 मोलर, इसका भी स्क्वायर, O2 की कंसंट्रेशन 0.82 मोलर। इनको अगर आप सोल्व करते हैं तो सोल्व करके आपके पास आंसर आता है 102.229 मोलर इनवर्स। और मोलर इनवर्स यानी कि मोलैरिटी की यूनिट है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं लीटर मोल इनवर्स, क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट्स होती है मोल लीटर इनवर्स, बट ये m की पावर -1 यानी कि मोलैरिटी का रिवर्स है, सॉरी रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल है, इसलिए लीटर मोल -1। तो ये हमारा आंसर है। तो ये थे हमारे पहले 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। अगर आपको इनमें अभी भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछिए, हम जल्द से जल्द आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही इसको शेयर भी कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को ये हेल्प कर सके।